हेलो दोस्तों, मैं सोम प्रताप तोमर आपको अपने यूट्यूब चैनल एमपी परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में अभी कांस्टेबल की वैकेंसी कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाली है। अगर इसमें आप अपना एक स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम अपनी तैयारी को किस वे में ले जाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपनी टीम के साथ आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के जितने भी सारे पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन ओनली मैथ्स का लेकर आए हैं। अगर मैं आपकी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात करूं, एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के और आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ्स के यहाँ पे आपके रहने वाले हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मतलब आपके 40 मार्क्स। रीजनिंग की बात करूं अगर मैं आपकी, तो यहाँ पे रीजनिंग आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपके साइंस की बात करूं, ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चन। बचा पार्ट आपका जीएस का, वो भी आपके 20 क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम के पैटर्न को देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं प्लस माइनस कुछ हो सकता है, हर शिफ्ट में हो सकता है। आपके यहाँ पर अगर बात करें हम 40 क्वेश्चन की, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको 41 या 42 या 38 39 दिख जाए। एक एवरेज की बात करें, अगर आप सारे शिफ्टों के पेपर उठा के देखोगे तो आपको एवरेज ये निकलेगा कि 40 क्वेश्चन आपके मैथ के, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन, साइंस के आपके 20 और जीएस में आपका सारा पोर्शन आ जाएगा। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका जियोग्राफी, करंट अफेयर, जितने भी सारे हैं वो सारे आपके जीएस में। अगर आप एमपी कांस्टेबल में अपना एक स्थान सुनिश्चित करना चाहते हो तो मोटा मोटा आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से देखना पड़ेगा मोटे तौर पे, क्योंकि 40 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर सीधे तौर पे आपको यहाँ मिलेंगे, 20 नंबर सीधे तौर पे आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप इन दोनों की अच्छे से तैयारी करते हो तो आपके 60 नंबर सीधे सीधे इन दोनों पोर्शन से आ जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैथ्स वाला सेक्शन है, प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पेपर हुए एमपी कांस्टेबल के, मैथ्स वाला पोर्शन यहाँ पे आपके देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपके, आज हम जो आपका एग्जाम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 19 अगस्त का। 19 अगस्त आपका 2017 पहली शिफ्ट आपका। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके बीच अगर डिस्कस करूं, आपके सामने स्क्रीन पर है। 750 रुपए को ABC में आपको इस प्रकार बांटना है कि A और B का अनुपात आपको 5:2 और B और C का अनुपात आपको 7:13 है। तो आपको बताना है कि A को आपको कितने रुपए मिले होंगे। अगर मैं बात करूं रेशियो की, यहाँ पर आपको 2 रेशियो दे रखे हैं, AB और आपका BC। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप देखो A और B का आपका रेशियो क्या दे रखा है। A का रेशियो है आपका 5 और B का रेशियो दे रखा है आपको 2। B और C के रेशियो की बात करें तो B का रेशियो आपका 7 और C का रेशियो दे रखा है आपका 13। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल खाली जगह को फिल करना है। जैसे अगर आप देखोगे B के पीछे जो C है वहाँ खाली जगह है, तो आप B को पीछे तक ले जाओ, मतलब इस 2 को आप पीछे तक ले जाओ। आप देखोगे B के आगे की जगह खाली है, मतलब A वाली जगह खाली, तो B को आप आगे तक लाओगे, मतलब आपने 7 यहाँ लिख दिए। और टोटल आपके जो रुपए हैं वो बांटने आपको 750 रुपये, किसमें, इन तीनों में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 आपका 35। ये बात कर रहे हैं हम रेशियो की। 7 दूनी आपका 14, 13 दूनी आपका 26। अगर आप तीनों का कंबाइंड रेशियो देखते हो तो तीनों का जो कंबाइंड रेशियो आएगा वो आएगा 35 14 26। मतलब A को मिलेगा 35 रुपये, B को मिलेगा 14 रुपये और C को मिलेगा 26 रुपये। इन रेशियो में आपको पैसे बांटना। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तीनों को कितना रुपए मिलेगा, तो आप इन तीनों को जोड़ोगे, 6 5 आपका 5 4 आपका 9, 9 और 6 आपका 15, 15 का 5, 1 कैरी करो, 2 और 1 आप कैरी वाला 3, 3 और 1 4, 4 और 3 आपका 7। तीनों को जब जोड़ा तो आपको मिलेगा 75, जो किसे डिनोट करेगा, क्वेश्चन में दे रखा है आपका 750 रुपए को। तो 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, 75 से 75 मतलब 1 बराबर 10।
अब आपको बताना है ए को कितने रुपए मिले होंगे। ए को इन रेशो में 35 रुपए मिले तो करना कुछ नहीं है, बस एक जीरो चिपकाना है, या फिर एक डिनोट करेगा आपके 10 को, तो 35 किसे डिनोट करेंगे आपके 350 को। मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, 350 रुपए आपने ए को दिए होंगे। अगर यहीं से हम दूसरे क्वेश्चन पे चलें, दूसरा क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन आपके सामने है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगी। स्पीड टाइम और डिस्टेंस के चैप्टर में सबसे पहले आपको देखना है यूनिट। जैसे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपके चारों ऑप्शन आपके मिनट में दे रखे हैं, ना कि सेकंड में, ना कि घंटे में। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, मिनट में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले स्पीड दे रखी है, वो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस दे रखी है आपको, वो दे रखा है आपको 200 मीटर के। बस आपको यूनिट देखनी है, ठीक है। या तो यहीं पे आप यहाँ पर जो स्पीड की यूनिट है वो है आपकी किलोमीटर पर आवर में। अगर आप इसे देखोगे डिस्टेंस को तो ये दे रखा है आपको मीटर में। अगर आप इसे किलोमीटर पर आवर को इसे मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 5, मतलब डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, 1/5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम। तो आप सभी को पता है टाइम कैसे निकालते हो आप, टाइम निकालते हो आप डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 1/5, स्पीड कितनी दे रखी है आपकी 60। अब यहाँ पर जो भी आपका टाइम आएगा वो आएगा घंटे में। घंटे में क्यों आएगा, क्योंकि यूनिट आपको मैंने पहले ही बोला है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अब इस घंटे को आप मिनट में बदलोगे तो मल्टीप्लाइड बाई आपका 60, तो 60 से 60 कट जाएगा। फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 1/5 मिनट। तो जो भी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, 1/5। थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पर दे रखा है आपको 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझो कि 5 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों की अगर हम मैक्सिमम संख्याएं बताएं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपकी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 999। अगर मैं बात करूं 3 अंकों की तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, तो आप बोलोगे 100। तो आपको बताना 100 से लेके 999 तक 5 से कौन कौन से नंबर आपके डिविजिबल होंगे। अब आपको इन नंबर्स के बीच के नंबर फाइंड करने जो आपके 5 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले इनके बीच के नंबर देखो, तो आप 999 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9 और आपका 9 में से गया 8, 899। लेकिन एक नंबर आपने छोड़ दिया, वो कौन सा नंबर छोड़ा आपने, 100 वाला। 100 वाला भी आपका 3 डिजिट का है, मतलब एक नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा आपको 900, मतलब 3 अंकों के कितने नंबर हो जाएंगे आपके 900। ये आपके 900 नंबर हो गए। अब आपको बताना 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड मतलब 5 से डिवाइड करके देखोगे तो मिलेगा आपको 180। तो 3 अंकों के 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो जाएंगे आपके 180। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, केवल मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है आपको 7 4 3 मल्टीप्लाइड बाई आपका 999, ठीक है। आपको 743 में गुणा करना है आपको 999 का। तो यहाँ पर अगर हम इसे 999 को 1000 मतलब 999 को अगर 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे तो आपको 999 ही मिलने वाला है। अब इनका मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले आप इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 3 1 2 3 1 2 3 0 लगा दिए। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे, माइनस आपका 7 4 3, तो डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पर 0 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा आपका 5, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा आपका 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7।
अब ऐसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, जैसे सपोज यहाँ पर आता आपका 743 मल्टीप्लाइड आपको 99, आपको करना कुछ नहीं था, 743 लिखकर कितने 9 हैं आपके 2, तो आप 2 जीरो लगा दो, क्लियर है, और इसमें से 743 घटा दो। बात समझ में आ रही? यहीं पे अगर आपके 2 जीरो ना होके 4 जीरो 2 9 ना होके 4 9 होते तो आप क्या करते, सबसे पहले 743 लिखते और कितने जीरो लगाते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या माइनस करते, इसी नंबर को मतलब 743। बात समझ में आ रही? तो आप इतना सब कुछ मत करना, ये तो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई आपके सामने आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करो, जो नंबर आपको दे रखा है एज इट इज उठा के रख दो। अब जितने भी आपके 9 से मल्टीप्लाई करने का बोला, जैसे सपोज यहाँ पर आपके 3 9 थे, तो इन डिजिट के पीछे कितने जीरो लगाओगे आप, 3, और उठा के यही नंबर आप माइनस कर दो, जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका 742257 मतलब थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष मतलब 75 साल हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। देखो यहाँ पर या कोई सन और उनके फादर, पिता का रेशो क्या दे रखा है आपका 9 और इनका 4, ठीक है, ये प्रेजेंट वर्तमान रेशो दे रखा है। अब हम अगर क्वेश्चन पे देखें तो कितने साल बाद, 5 साल के बाद इनकी उम्र का योग 75 वर्ष हो जाएगा। देखो अगर हम पिता की बात करें तो 5 साल बाद पिता की उम्र कितनी बड़ी होगी, 5 वर्ष बड़ी होगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी बड़ी होगी, तो भी 5 वर्ष बड़ी होगी। अगर ओवरऑल की बात करें दोनों की उम्र कितनी बड़ी होगी, वर्तमान उम्र से 10 साल। मतलब अगर 5 साल बाद इन दोनों की उम्र आपका 75 है तो वर्तमान में अगर कितनी होगी तो आप बोलोगे 65। लेकिन वर्तमान में इन सबकी उम्र का अनुपात कितना है, बेटा है 4 का तो पिता है आपका 9 का, दोनों को मिला दोगे तो कितना मिलेगा आपको 13। ये 13 किसे डिनोट करेंगे, आपके 65 को। तो कितने टाइम से आएगा आपका 13 पंजे आपका 65, मतलब 1 बराबर आपका 5। 1 यूनिट अगर 5 को डिनोट करेगी तो उम्र किनकी बतानी है आपको, पिता की, और पिता की वर्तमान उम्र है 9, तो 9 बराबर मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 5 45, मतलब पिता वर्तमान में 45 साल का है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितने रुपए का 20% आपका 400 रुपए के बराबर होगा। इन क्वेश्चनों को आप ऑरली भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूँ कि कितने रुपए का, अगर बिल्कुल बेसिक से आप देखोगे तो बेसिक से कैसे देखोगे, कोई भी अननोन फैक्टर मान लो x, मतलब ये आपके कोई रुपए होंगे, इन x का कितना आपका 20%, 20% जो किसके बराबर है आपके 400 के, तो परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 00। क्लियर है? 0 से आप 0 काटोगे, 2 से काटोगे 2 बार, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 2 0 और 1 0, मतलब टोटल 2000 रुपये। तो टोटल आपके कितने रुपए होंगे यहाँ पर 2000। अब इन क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया, ऑरली कैसे करोगे मन में सोचो। जैसे यहाँ पर दे रखा है 20% किन के बराबर है आपके 400 के। अगर 20% आपके 400 को डिनोट करेंगे, अब 20% को आपको किस पर ले जाना है 100 पर, तो 20 में आप किसका मल्टीप्लाई करो कि वो अपने आप में 100 हो जाए। तो 20 में आप किसका गुणा करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप 5 का गुणा करोगे, क्योंकि 20 पंजे आपका 100, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 100। तो यहाँ पर अगर आप 20 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 400 के साथ आप किसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 5, मतलब 5 4 20, और कितने जीरो पीछे चिपकाने हैं 2, मतलब आपका 2000 रुपए। क्लियर है? या एक आप जब परसेंटेज पढ़े होगे तो एक परसेंट टू फ्रैक्शन मेथड से भी आप कर सकते थे। कैसे कि 20% का अगर आप फ्रैक्शन देखोगे तो मिलेगा आपको 1/5। इस 5 का 20% कितना मिलेगा आपको 1, और ये 1 किसके बराबर दे रखा है आपके 400 के। अगर 1 बराबर आपका 400 है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5 की, मतलब 2000।
क्लियर है। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम में आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका जो आपको मैंने बताया कि आप 20 को 100 पर ले जाओ, 20 को 100 पर अगर ले जाओगे तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 5 का। अगर यहाँ 5 का करोगे तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आने वाला है वहां पे भी आपने किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 5 का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन जो आपका है कि 12 आदमी किसी काम को आपके 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी अगर लगातार काम करेंगे तो वो काम आपका 9 दिन में पूरा हो सकता है। आगे कंडीशन दे रखी है कि 6 दिन बाद काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ गए। मतलब उन 12 व्यक्तियों ने क्या किया, 6 दिन तक काम किया, फिर 6 आदमी उनके साथ और ऐड हो गए। तो अब काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी टोटल वर्क की। और टोटल वर्क यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, 12 आदमी एक दिन में एक काम करेंगे तो कंप्लीट इन्होंने काम कितने दिन में किया, 9 दिन में। तो टोटल इनका काम कितना होगा, 12 दिन में 108। ये होगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आपने निकाल लिया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन की कंडीशन पे। क्वेश्चन की कंडीशन क्या दे रखी, 6 दिन काम करने के बाद, मतलब 12 व्यक्तियों ने, अगर हम इन 12 व्यक्तियों की बात करें, 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करेंगे तो 6 दिन तक कितना काम किया होगा, 12 × 72, मतलब 72 इन्होंने काम कर लिया। अब कितना काम बचा, 8 में से 2 जाएगा आपका 6, 10 में से 3 जाएगा आपका 10 में से 7 जाएगा आपका 3, 36 काम आपका ड्यू है, बचा हुआ है। अब इस 36 काम को कौन करेगा, 12 व्यक्ति तो अभी भी हैं ही यहाँ पे काम करने के लिए, और 6 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। 6 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, मतलब टोटल अब व्यक्ति हो गए आपके 18। अब 36 आपका काम है और करने वाले 18 है, मतलब एक दिन में आपका काम 18 होगा। तो कितना दिन और लगने वाला है आपको, तो आपको 2 दिन का समय और लगने वाला है। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी टोटल वर्क की। टोटल वर्क निकाल लिया तो फिर जो भी आपके क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन पे बेस्ड आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर रेशो से आ गया है, वो है आपका यदि कुछ रुपए को ए, बी और सी में 5, 7 और 6 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी को सी से 4500 रुपए आपका ज्यादा मिलता है। तो आपको बताना है कि सी को कितना रुपए मिला होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले, इससे पहले जो आपका रेशियो का क्वेश्चन आया था वहाँ 2-2 के रेशियो दे रखे थे और कंबाइन आपको 3 का बनाने को बोला था मैंने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे ही आपके 3, मतलब ए, बी और सी का रेशियो कंबाइंड दे दिया है। और कंबाइंड रेशियो क्या है आपका, 5, 7 और आपका 6। मतलब ए को बी और सी के सापेक्ष में 5 रुपए मिलेंगे, बी को ए और सी के सापेक्ष में 7 और सी को ए और बी के सापेक्ष में आपके 6 रुपए मिलेंगे। मतलब इस अनुपात में पैसे बांटे गए होंगे। अब इन्होंने बोला है कि बी को सी से 4500 रुपए आपके ज्यादा मिले। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो बी को सी से कितना रुपए ज्यादा मिला, तो आप बोलोगे 1 रुपए, और ये 1 रुपए आपको किसके बराबर दे रखा है, 4500 के। क्वेश्चन में क्लियर बोला है उन्होंने कि बी को सी से 4500 रुपए ज्यादा मिले। अगर यही रेशो की बात करें, बी को मिलेगा 7 रुपए, सी को मिलेगा 6 रुपए, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 1 रुपए का। और यही रुपए की बात करें, रेशो में 1 रुपए में बराबर है आपके 4500 के। तो आपको बताना है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। अगर 1 बराबर आपका 4500 है तो मल्टीप्लाइड बाई आपका 4500 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6, तो 1 बराबर 4500 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6, 0 0 6 5 30, 3 कैरी करोगे, 6 4 24 और 3 27, मतलब सी को कितना रुपए मिला होगा आपका, 27,000। ऑप्शन नंबर आपका 3rd। अगला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है ए बी से 2 साल आपका बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि सी की आयु का 2 गुना है। यदि ए बी और सी की उम्र का योग आपका 27 वर्ष है तो आपको बताना है ए की उम्र कितनी होगी। देखो, भाषा वाले क्वेश्चनों में आप ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना, उन्हें सॉल्व करना। अगर आप एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। बेस्ट वे है कि आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, उसे सॉल्व करो, फिर आगे का पढ़ो, उसे सॉल्व करो। यहाँ पर आपके सामने कितने लोग हैं, तो ए, बी और आपका सी, 3 लोग हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, अगर हम सेकेंड वाली कंडीशन पहले पढ़े, जो कि आपका सी का 2 गुना है, मतलब बी सी से 2 गुना है। अगर ये आपका 1 होगा या फिर x मान लो, अगर ये आपका x है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2x,
अब पहली कंडीशन क्या दे रखी, ए बी से 2 साल बड़ा है, ए जो है वो बी से 2 साल आपका बड़ा है। अब बी अपने आप में 2x था और प्लस 2 साल ये बड़ा हो गया, क्लियर है। ये रेशियो आया इन तीनों का, लेकिन अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो सम कितना दे रखा है आपको 27, मतलब ए का 2x प्लस 2, बी का 2x और सी का आपका x, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो आपको मिलने वाला है 27। तो यहाँ पर जोड़ोगे 2, 4 और एक आपका 5x प्लस ये आपका 2 बराबर आपको कितना दे रखा है 27। 2 इधर ले जाओगे तो 5x बराबर आपको 25, 27 माइनस 2 25, 5 से काटोगे x बराबर आपको मिलेगा 5। अब बस x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो आपसे मुझे c की उम्र बताओ तो आपको बताना है x मतलब 5, c होगा आपका 5 का। b की उम्र बताओ तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब कितना आपका 10। a की उम्र बताओ 2x मतलब 5 दूनी 10 और 2 आपका 12। अब देख लो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है a की उम्र, a की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। देखो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊं और आपको वो चीज़ें समझ में भी आए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट के माध्यम से आप वो चीज़ पूछना, नेक्स्ट सेशन में हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है आपका टाइम एंड वर्क का। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम को छोड़ देता है तो शेष काम ए द्वारा अकेले करने में 20 दिन अतिरिक्त समय लगता है। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। पहला बिल्कुल बेसिक तरीके से, ए और बी की अपनी कुछ रेट होगी, मतलब ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो ये काम आपका 30 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है, ये था आपका टोटल वर्क। अब क्या हुआ, ए और बी मिले तो, लेकिन टोटल 30 दिन काम नहीं किया है, इन्होंने केवल 20 दिन तक ही काम किया। क्लियर है, टोटल काम अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ बचा हुआ है कुछ पार्ट, और उस बचे हुए पार्ट को अब बी तो चला गया, ए ने किया अपनी रेट से 20 दिन तक, अब जाके आपका टोटल काम पूरा हुआ। ये भी अगर टोटल वर्क है, ये भी अगर टोटल वर्क है तो आपस में चीजें बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, सिंप्लीफाई करोगे 30A प्लस आपका 30B बराबर आपका यहाँ पर मिलेगा 20A प्लस आपका 20B प्लस आपका 20B ए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 40A प्लस आपका 20B। इनको आपने सिंप्लीफाई किया। अब A को यहाँ लाओगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है माइनस का 10A, इधर ले जाओगे तो यहाँ पर मिलने वाला है आपको 10 माइनस का B, माइनस से माइनस 10 से 10 मतलब A बराबर आपका B। क्लियर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो A बटे B बराबर आपका 1/1। ये आ गई इनकी रेट। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, मर्जी हो तो यहाँ भी रख दो, टोटल वर्क दोनों जगह आपको बराबर ही मिलेगा। यहाँ पे रखोगे A की वैल्यू आपकी 1 थी, B की वैल्यू आपकी 1 थी, इन दोनों को जोड़ोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 30, तो टोटल वर्क जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा आपको 60। क्लियर है, अब इस टोटल वर्क 60 को, ये मिला है आपको टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क 60 को आपको किससे कराना है, आपको कराना है B से, और B की रेट कितनी है आपकी 1। अब 60 काम पर डे, एक काम करेगा मतलब 1 की रेट से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे आपको या B को 60 दिन। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। क्या बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करोगे तब कैसे करोगे। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा B का 60। अगर वही चीज आपसे पूछेगा A का बताओ तो A का भी सेम, टोटल वर्क था आपका 60, A की रेट कितनी आपकी 1, तो A को भी कितना दिन लग जाएगा 60। क्लियर है, अब यहाँ से मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि इतना लेंथी आप प्रोसेस मत करो, इतना लेंथी तरीके से मत करो, क्योंकि एग्जाम में टाइम की प्रॉब्लम रहती है। आपको टाइम ड्यूरेशन में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है A और B किसी काम को आपका 30 दिन में पूरा करते हैं, तो आप कुछ मत करो, टोटल वर्क अपने आप में 30 को मान लो, मतलब टोटल काम आपका जो है वो होगा आपका 30।
ठीक है। अब ये दे रखा है ए और बी का, ऐसे आपने टोटल वर्क माना। ए और बी ने 20 दिन इस पर काम किया, 20 दिन इस पर काम किया मतलब टोटल वर्क 30 में से 20 काम कर चुके हैं, तो बचा काम कितना होगा, तो आप बोलोगे 10, मतलब 10 काम बचा है किस में से, आपका 30 में से। तो कितना काम बचा, कितना बचा है, 1/3। अब इस 1/3 को कौन करेगा, वो करेगा आपका ए। कितने दिन में, 20 दिन में। अगर 1/3 काम को 20 दिन लेता है तो टोटल काम ए कितने दिन में करेगा, आपका 60 दिन में। क्लियर है। यहाँ से आपके सामने चीजें आसान है। ए और बी आपका 30, ए अकेला आपका 60, टोटल वर्क निकालोगे 60 रेट निकालोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, आपको निकालना बी का काम। डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर 2 में आपके 2 लोग हैं, ए और बी, ए की रेट है अगर 1 तो बी की रेट कितनी हो जाएगी, 1। तो टोटल काम आपका 60 था, 60 में से पर डे बी 1 काम करेगा तो कितना समय लेगा आपका, 60 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट। एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य पर 4800 रुपए की एमआरपी थी और वॉशिंग मशीन को परचेज करने गया, तो उसने 2 डिस्काउंट लिए, एक था आपका 15% और उसके बाद आपका 5%, और घर तक लाने के लिए परिवहन खर्च लगा उसका 124 रुपए। तो अब वो व्यापारी इस वॉशिंग मशीन को 13% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन को उसने कितने रुपए में बेचा होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें, क्या देखें चीजों को, एमआरपी थी आपकी, यहां पर कितना दे रखा है, 4800 रुपए, ठीक है। 4800 रुपए के बाद जब व्यापारी मार्केट गया तो इस एमआरपी पर 2 डिस्काउंट लिए। सबसे पहले डिस्काउंट कितने का लिया उसने, 15% का, मतलब 100 में से अगर वो 15% घटा देता है तो इसे 85% पर परचेज किया होगा, लेकिन व्यापारी अभी भी नहीं माना। 85 के बाद मतलब 15% डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट लिया, वो है आपका 5% का, मतलब इस रेट का अपने आप में 5% घटा दिया, मतलब इस रेट का अपने आप में कितना, 95% पर परचेज किया होगा। एमआरपी में अगर आप डिस्काउंट को घटा देते हो, देखो सेलिंग प्राइस आपकी 2 तरीके से बनती है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, सबसे पहले क्या होता है आपका, अगर आप एमआरपी पर डिस्काउंट को माइनस कर देते हो, क्लियर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दूसरे तरीके से कैसे बनती है, अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो या फिर लॉस को घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब यहां पर जो आपको सेलिंग प्राइस मिला है वो कैसे मिला है, सेलिंग प्राइस में से आपने डिस्काउंट को घटा दिया है, तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, परसेंट हटाओगे तो 0, यहां पर भी परसेंट हटाओगे तो 0, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे आपके। अब 4 से काटोगे ये जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे ये आपका जाएगा 25 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से फिर ये काटोगे 5 एकम 5, 5 निम 45। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 2 3 मल्टीप्लाइड बाई आपका 12, तो यहाँ पे मिलेगा 12 3 आपका 36, 3 कैरी करोगे 12 दूनी 24, 24 3 आपका 27, 2 कैरी करोगे 12 3 36 और 2 आपका 38। क्लियर। मतलब वो व्यापारी ने वॉशिंग मशीन को मार्केट में मतलब शॉप पे 3876 रुपए में खरीदा होगा, लेकिन जब वो घर पर लाया उसे तो 124 रुपए का उसे परिवहन भी लगा, मतलब 124 रुपए कॉस्ट में और बढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो टोटल 4000 में वॉशिंग मशीन व्यापारी को पड़ी। व्यापारी जब दुकान पर लाया तो उस वॉशिंग मशीन की कीमत क्या हो चुकी थी आपकी, 4000। अब इस 4000 पे व्यापारी को चाहिए 13% का लाभ, मतलब इस पर अपने आप में 13% का लाभ, मतलब 113 पर उसे बेचना पड़ेगा। क्लियर। 13% का लाभ, तो परसेंट हटाओगे यहाँ पर आप 2 0 0 से 0 0 13 4 3 12, 1 कैरी करोगे 4 एकम 4 और 1 5 और ये आपका 4, मतलब व्यापारी को अब वो वॉशिंग मशीन 4520 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तब इस 4800 जो वहां पर जो एमआरपी थी, जो डिस्काउंट के बाद 124 रुपए परिवहन के बाद उसे 13% का लाभ होगा।
अगला आपका क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से। क्वेश्चन आपका है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में देखो, जब अब बात आती है स्थिर जल की, तो जो भी चाल दे के रखते हैं वो हम बोट की मानते हैं। तो बोट की चाल यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में जो भी चाल दे के रखते हैं वो हम हमेशा बोट की मानते हैं। और धारा की चाल कितनी दे रखी है आपकी, धारा की 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब यहां से पूछा है कि धारा की विपरीत दिशा में, देखो यहां पर दो चीजें होती हैं। बोट एंड स्ट्रीम से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है आपका धारा की साथ, और दूसरा होता है आपका धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। देखो जब भी हम धारा के साथ की बात करते हैं, एग्जांपल से समझो, सपोज ये आपकी एक धारा है, ठीक है, और यहां पे ये आपका एक बोट है। धारा अभी इस दिशा में बह रही है, नाव भी आपकी इस दिशा में बह रही है, ठीक है। सपोज यहां पर ये धारा की जो चाल थी वो थी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, और बोट की चाल है वो आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज समझना है, जब बोट धारा के साथ जाएगी, अब आप क्या करोगे, बोट तो अपनी चाल 8 की स्पीड से बह रही है, लेकिन धारा उसे 2 की स्पीड से पुश कर रही है। मतलब जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तब आप क्या करोगे, बोट प्लस स्ट्रीम। मतलब जब धारा के साथ चीजें होंगी तब आप क्या करोगे, बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब बोट की चाल और धारा की चाल को जोड़ दोगे। अब सपोज बोट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अब आप क्या करोगे, बोट तो अपनी स्पीड 8 की स्पीड से तैरना चाहती है, मतलब चलना चाहती है, लेकिन धारा उसे 2 की स्पीड से रोक रही है। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो इनका डिफरेंस होगा। मतलब आप क्या करोगे, बोट माइनस स्ट्रीम। मतलब बोट तो अपनी स्पीड 8 से बह रही है, लेकिन धारा उसे 2 की स्पीड से रोक रही है, तो बोट की जो चाल आएगी फाइनल वो होगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। जब धारा के साथ की बात करें तो आप क्या करोगे, बोट प्लस स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा की बात करें तब आप क्या करोगे, बोट माइनस स्ट्रीम। अब यहां पर क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रखी है आपको 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाना है आपको, टाइम निकालना है आपको, टाइम, ठीक है। समय कैसे निकालते हो, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है आपको, 5 किलोमीटर। अब चाल कैसे दे रखी है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में अभी मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मतलब आपका 10 की स्पीड से बोट चलेगी, लेकिन धारा उसे 5 की स्पीड से रोकेगी, तो आप क्या करोगे, 5 की स्पीड होगी। तो कितना समय लग जाएगा इनको, 1 घंटे या फिर आपका 60 मिनट। अब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपके एक भी आंसर नहीं है 60 मिनट को लेके, और आयोग या व्यापम ने अपना आंसर बोला है 20 मिनट। अब यहाँ पे व्यापम से गलती हुई है, आंसर आपका 60 मिनट ही आएगा। क्लियर है। 20 मिनट कब आता, 20 मिनट तब आता जब ये बोलते कि धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं, धारा की दिशा में बोट जाती, तब आप क्या करते, इन दोनों को जोड़ते। अगर जो व्यापम ने आंसर दिया है 20 मिनट, वो 20 मिनट कब आता है, जब व्यापम अपनी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करे, धारा के विपरीत हटा के धारा की दिशा कर दे। तो यहाँ पर आपका 15 मतलब 1/3 घंटा, घंटे को मिनट में चेंज करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 60, 3 से काटोगे 20। क्लियर है। तब 20 मिनट आता है। यहाँ पर जो व्यापम ने जो लैंग्वेज यूज करी है उस हिसाब से आपका 60 मिनट आना चाहिए, ना कि इनका 20 मिनट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर आपका आयु से संबंधित है। दो व्यक्ति की आयु का अंतर 2 वर्ष है, उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। 144 का वर्गमूल जब आप निकालोगे, 144 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, तो 144 का आपका जो स्क्वायर रूट आता है वो होता है आपका 12। अब अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें, सपोज एक व्यक्ति आपका ए था, दूसरा व्यक्ति आपका बी था, अगर इनकी आय का डिफरेंस देखोगे तो वो मिलेगा आपको कितना, 2 देके रखा है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात आपका आयु का अंतर आपका 2 वर्ष है। इनका योग क्या दे रखा है, योग मतलब आपका जोड़ 144 का आपका स्क्वायर रूट मतलब आपका 12, तो मिलेगा आपको 12।
तो करना कुछ नहीं था आपको, बस ये आपका कैंसिल आउट, मिलेगा आपको 2a बराबर 12 और 2 आपका 14। तो a बराबर क्या मिलेगा आपको, a बराबर मिलेगा आपको 7। a की वैल्यू या तो यहाँ पुट करो, a की वैल्यू या तो यहाँ पुट करो। b बराबर आपको कितना मिलना चाहिए था, 5। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या है, दोनों में बड़े वाले की आयु बताओ। ऑब्वियसली बड़े वाले की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष, तो आंसर आपका 7 और ऑप्शन नंबर आपका 3rd। अगला क्वेश्चन आपका फिर आयु से संबंधित है, एक ही आयु उसके पुत्र की आयु। देखो लास्ट ईयर जो मैंने ऑब्जर्व किया था पेपर का पैटर्न देख के, तो भाषा को जितने आप अच्छे से समझोगे, समझ के पढ़ोगे, क्वेश्चन आपका उतना ही अच्छा सॉल्व हो जाएगा, मतलब आप गलत नहीं करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो भाषाओं में उन्होंने आपको उलझाने की कोशिश करी थी। आप क्या करोगे, बिल्कुल अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अच्छे से तो 60% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका एज से, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, इन सब की आयु का योग आपका 118 है। अब देखो यहाँ पर कौन है, सबसे पहले तो आपको दे रखा है ए, ये दे रखा है ए का सन, इज सन, और यहां पर दे रखा है आपको एज फादर। अब देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है आपकी, ए की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है। मतलब अगर इसके पुत्र की आयु सपोज हम x मानते हैं, 1 मानते हैं, कोई भी अननोन फैक्टर मानते हैं, तो 6 गुनी मतलब यहां पर मिलेगी आपको 6x। ठीक है। अगली लाइन आपको क्या दे रखा है, ए के पिता की आयु उससे 40 साल अधिक है। मतलब अगर ये 6x है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इससे 40 प्लस होगा। क्लियर है। और बोला है कि इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 118। क्लियर है। ये जो उम्र थी आपकी, ये थी ए के फादर की, ये जो उम्र थी आपकी ये दे रखी खुद ए की, और ये उम्र ए के लड़के की। अब इन सबको अगर जोड़ोगे 6 6 12 और एक आपका 13। क्लियर है। 13x प्लस आपका 40 बराबर आपका 118। 40 को इधर ले जाओगे तो मिलेगा आपको कितना, 13x बराबर 8 में से 0 जाएगा 8, 6 और 1 7। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 13 से 6 बार x की वैल्यू 6। अब आंसर क्या पूछा इन्होंने, a की उम्र बतानी है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अगर a की पूछे तो 6 × 6 मतलब 36। ठीक है। ए के बच्चे की पूछे मतलब ए के लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी 6, और ए के फादर की उम्र पूछे 36, तो थाई आपका प्लस 40 और ऐड कर दोगे तो आपका 76। क्लियर है। मतलब आपको भाषा को अच्छे से समझना है। अगर आपने भाषा को अच्छे से समझ लिया मतलब 60-70% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज से। यहाँ पर दे रखा है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत आपका 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों को गलती से 36 लिख दिया तो गलती सुधारने के बाद सही औसत बताओ। जैसे अगर मैं बात करूं, समझना, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूं, ऐसे क्वेश्चनों को आप शॉर्ट तरीके से एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे। जैसे 50 आपके स्टूडेंट थे, ये थे आपके स्टूडेंट, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपका 75। गलती वाले जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको कैसे इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आप सबसे पहले अच्छे से समझना, 50 विद्यार्थी थे, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपका 75। अब गलती क्या हुई, एक विद्यार्थी को लिखना था 86 और गलती से लिखना ये था, लेकिन गलती कितने की कर दी उन्होंने 36 की। मतलब जो लिखना था 86 और लिखा कितना 36। अब आप एक चीज सोचो, अगर कहीं ना कहीं आप नंबरों को घटा दोगे तो आपका एवरेज घट जाएगा, अगर कहीं ना कहीं आप नंबरों को बढ़ा दोगे तो फर्क किस पे पड़ेगा, आपके एवरेज पे, तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। बच्चे को लिखना था 86, अब लिखा है इन्होंने 36, अगर 86 लिखता तो एवरेज कहीं ना कहीं आपका 75 से ज्यादा आता। अब इन्होंने 86 से कम लिखा है, मतलब एवरेज कहीं ना कहीं कम आया है 75। क्लियर है। तो कितने नंबर इन्होंने कम लिखे हैं, तो आप बोलोगे 0 में से 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा आपका 5, मतलब 50 नंबर बच्चे ने कम लिखे।
इन 50 नंबर का जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं कम जोड़ के रखा होगा। तो 50 नंबर का एवरेज निकालोगे 50 बच्चों पे तो मिलेगा आपको 1, मतलब एक एवरेज आपने कम जोड़ के रखा था, तो एक एवरेज को बढ़ा दो तो सही आपका एवरेज कितना होना चाहिए था, 76। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका फिर एवरेज से है। 15 लोगों के एक समूह में लोगों का औसत दे रखा है आपको 45 वर्ष। 2 व्यक्ति निकल जाते, 2 व्यक्तियों को हटा दिया गया। अब हुआ क्या, उन 2 व्यक्तियों को हटाने के बाद आपका औसत 5 वर्ष बढ़ गया। तो जो 2 व्यक्तियों को आपने हटाया था उनका आपको एवरेज बताना है। देखो अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, 15 लोग थे, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 45। तो इन 15 व्यक्तियों की टोटल एज कितनी होगी, 15 5 आपका 75, 7 को कैरी करो, 15 6 15 चौको 60 और 7 6 75। अब क्या हुआ, 2 व्यक्ति चले गए, 2 व्यक्ति चले गए मतलब आपका एवरेज कितना बचेगा, 15 में से 2 गए तो 13। एवरेज क्या हुआ इनका 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया मतलब आपका एवरेज हो जाएगा 50। क्लियर है। तो टोटल इनकी एज कितनी आएगी, 13 5 65, 650। अब एज कम कैसे हो गई, कितनी एज कम हुई आपकी 25। अब ये 25 कैसे कम हुई, क्योंकि 2 व्यक्तियों को आपने निकाल दिया था, मतलब 2 व्यक्तियों की कहीं ना कहीं आपकी 25 एज होगी टोटल एज। तो इन 2 व्यक्तियों की आपको एवरेज निकालनी है, 25 2 लोगों की थी, एवरेज निकालोगे 2 से डिवाइड दोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा 12.5 वर्ष। तो 2 व्यक्तियों की उम्र का एवरेज औसत कितना होगा, 12.5। अगला क्वेश्चन आपका फिर एवरेज से है। विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी का औसत था 65। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। देखो अगर 7 मैच युवराज सिंह खेल चुके हैं और इन 7 मैचों का युवराज सिंह का औसत है आपका 65, तो युवराज सिंह ने टोटल कितने रन बनाए होंगे, 7 5 आपका 35, 3 कैरी करोगे 6 7 42 और 3 45। क्लियर। 7 मैचों तक उन्होंने कितने रन बना लिए होंगे, 455। अब बोला है कि 8 मैचों तक अगर उसका औसत देखा जाए तो 85 होना चाहिए था, मतलब 8वें मैच में युवराज सिंह ने कितने रन बनाए होंगे। तो 8 मैचों का औसत इन्हें कितना चाहिए, 85। तो 85 मतलब 8 5 आपका 40, 4 कैरी करोगे 8 8 64 और 4 68। क्लियर है। तो युवराज सिंह का 8 मैचों का आपका डिफरेंस देखोगे तो 0 में से 5 जाएगा आपका 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो 8वें मैच में युवराज सिंह को 225 रन बनाने होंगे, तब जाके उनकी 8 पारियों के बाद उनका औसत 85 हो जाएगा। कितने से बढ़ के, 65 से बढ़ के। अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन से है। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन को 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, चाल बराबर आपका दूरी बटे समय, स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। चाल क्या दे रखी है आपको, ट्रेन की चाल दे रखी 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको, डिस्टेंस ना लेके यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ती है। टोटल डिस्टेंस मतलब जो तो एक आपकी ट्रेन की लंबाई, दूसरी आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, वो फाइंड करनी है, मतलब x मान लो, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी 75 मीटर, मतलब जो भी यूनिट आएगी वो आपकी होगी मीटर में। ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है आपको, 8 सेकेंड। अब एक चीज देखना, यहां पर आपने बराबर का साइन लगाया है, लेकिन यूनिट कहीं ना कहीं आपकी बराबर नहीं है। जैसे यहां पर अगर आप यूनिट की बात करोगे तो किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर बटे घंटा, यहां पर अगर यूनिट की बात करोगे तो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर बटे घंटा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 5/18। क्लियर है। तो यहां से काटोगे 18 पंजे आपका 90,
तो 5 5 25, 25 अट्ठे आपका 200 बराबर आपका x प्लस आपका 75, जो भी आपकी यूनिट होगी मीटर में। तो यहाँ पर आएगा आपका, तो मिलेगा 125 बराबर आपका x। तो x की वैल्यू या फिर ट्रेंड की वैल्यू या ट्रेंड की लंबाई कितनी आएगी आपकी 125, और यूनिट क्या होनी चाहिए आपको मीटर में। अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिक्सचर आपका 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। जैसे पहला नमक माना आपने कितना 50 रुपए, ठीक है। दूसरा नमक जो आपका था वो था 80, ये पहला वाला नमक आपका, और ये दूसरा नमक, और इन दोनों को मिक्सचर को किस रेट पर 60 की रेट पर। बस अब आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर 80 में से आपका 60 जाएगा तो मिलेगा आपको 20, 50 में से 60 जाएगा तो मिलेगा आपको 10। 0 से 0, क्योंकि आप रेशियो फॉर्म में लाना चाहते हो तो 2:1 के रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा, तब ये मिक्सचर आपका 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाएगा या हो जाएगा। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।